नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 4 को करिकुलर कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मेरठ विश्वविद्यालय का है जो कि 2024 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम अभी हाल ही में लगा हुआ है और ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप बीए में हों, चाहे आप बीकॉम की छात्र छात्राएं हों, बीएससी एजी से हों, बीएससी होम साइंस से हों, सबका पाठ्यक्रम सेम है और सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सेमेस्टर 4 में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, को करिकुलर कोर्स है, उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी शारीरिक शिक्षा एवं योग। ये क्वेश्चन पेपर OMR सीट पर आयोजित कराया जाता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, चाहे आपका एग्जाम लिखित पे हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो रहा हो। अभी हाल ही में परीक्षा लगी हुई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए। बाकी अगर आप अदर विश्वविद्यालय से हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन फीमेल्स? महिलाओं में शारीरिक वसा कितने प्रतिशत होती है? तो महिला की अगर पूछा जाए तो महिलाओं में 12 से 16% होती है शारीरिक वसा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट इन मेल? पुरुषों में शारीरिक वसा कितने प्रतिशत होती है? तो पुरुष में 18 से 20% होती है वसा और महिला में जो होती है वो 12 से 16%। तो यहाँ पर पुरुष का पूछा गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन में वृद्धि करता है? पहला ऑप्शन है जॉगिंग, रस्सी कूदना और साइकिलिंग। तो ये सभी उपरोक्त के सभी साधन जो हैं वो शारीरिक प्रदर्शन में वृद्धि करते हैं, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चौथा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है? तो एरोबिक एक्सरसाइज का जो प्रकार नहीं है उसमें से हो जाएगा भारोत्तोलन। ये एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है। बाकी साइकिलिंग, तैरना और रस्सी कूदना ये सभी है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चले सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वच्छता का घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ, स्पीड या फिर एंड्योरेंस ऑन ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, पूछा क्या गया था शारीरिक स्वास्थ्य का घटक, तो इसमें से उपरोक्त सभी जो है ये शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन इसमें है, रस्सी कूदने से सामान्यतः कितनी कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है? यानी कितनी कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है जब आप रस्सी कूदते हैं? तो लगभग 300 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, प्रति मिनट 10 कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। अब इसमें एक अनुमानित मानकर चलिए 300 कैलोरी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 7वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत स्वास्थ्य का घोतक है? इनमें से आपको बताना था उन्नत स्वास्थ्य का घोतक कौन सा है। पहला ऑप्शन है मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल स्तर का घटना, दिल और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, अब इसमें से हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, मांसपेशी ताकत में वृद्धि। तो मांसपेशी ताकत में वृद्धि जो हो जाएगी ये स्वास्थ्य का घोतक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिल और फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ना, तो ये सभी उपरोक्त नहीं होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य न होने पर व्यक्ति को किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है? पहला है मोटापा, दूसरा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। तो इनमें से उपरोक्त सभी होगा। इन सभी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि मानव को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शारीरिक ढांचा बनाने के लिए, शारीरिक क्रियाशीलता के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक क्रियाशीलता के लिए मानव शरीर स्वस्थता के लिए सबसे आवश्यक है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और 10वां प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, शारीरिक स्वस्थता किस आयु के लिए आवश्यक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। तो इसमें आप लगाएंगे सभी आयु के वर्गों के लिए शारीरिक स्वस्थता इम्पॉर्टेंट है, शारीरिक फिजिकल फिटनेस इम्पॉर्टेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे तथा अपने बलशाली अनुभव करेंगे। तो यह कथन किसका था? ये जो कथन दिया गया था ये स्वामी विवेकानंद जी का दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, कथन से बहुत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कथन से प्रश्न लगभग मानकर चलिएगा आपके प्रश्न पत्र में 7 से 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी राजदूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था वो एक प्रकार का विदेशी राजदूत था जिन्होंने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रिया जन सामान्य के लिए कराई जाती थी? तो इनमें से पाषाण काल आप लगाइएगा, पाषाण काल में या वैदिक काल कहा जाएगा। तो वैदिक काल इसमें है नहीं, इसलिए पाषाण काल पे आप टिक करेंगे। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि द्वारा अच्छी तरह सीखते हैं? तो इसमें से है कि जब भी शारीरिक शिक्षा की बात करें तो खिलाड़ी सबसे अधिक, अगर सबसे अच्छी तरह जो सीखेंगे वो स्वेच्छा से आप, ठीक है, ज़्यादातर आप स्वेच्छा, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी खेल के प्रति उतना ही आपकी स्वेच्छा बढ़ेगी, उतना ही अच्छा आप उसमें प्रदर्शन कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा और प्रदर्शन विधि भी आप लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है कि किसने कहा था शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, ग्रामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय विकास संबंधों का विकास है? ठीक है, पहला ऑप्शन है चार्ल्स ए बूचर। ऑप्शन नंबर 20 में दिया गया है कि जे.बी. नेस, ब्राउन वेल या फिर टी.पी. नन। तो करेक्ट उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? चार्ल्स ए बूचर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और मानवीय संबंधों का विकास है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है इसमें। चले अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया कि जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सी है? तो जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वसा में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों को मजबूत बनाने में कार्य करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर के अस्थियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया। तो सूर्य की रोशनी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया 19 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि आलू, अनाज, दाल, फलिया और जेई किस प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो सबसे ज़्यादा अगर स्रोत पूछा जाए तो इनमें से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो फलियां मानी जाती हैं और उसके बाद में अंडा आएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप फलियां लगाएंगे। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें है द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन फ्रॉम फ्रेंच, फ्रॉम लैटिन, फ्रॉम ग्रीक, फ्रॉम संस्कृत। तो एजुकेशन शिक्षा की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस शब्द से हुई है? तो वो फ्रॉम लैटिन शब्द से हुई है। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का एक अंग है।
बिल्कुल सत्य है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक प्रकार का अंग है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है कि किसने कहा आप भगवत गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं तथा अन्य मांसपेशियां अधिक मजबूत होंगी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले आपकी जो अगर भुजाएं और आपकी मांसपेशियां मजबूत है तो इम्पोर्टेंट होगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है कि वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो ये मिलता है दोस्तों, ये वेद में मिलता है। वेद में वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वेद या फिर भगवत गीता। यहाँ पर वैदिक कालीन तो यहाँ पर वेद नहीं होगा, यहाँ पर भगवत गीता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना क्या कहलाता है। तो ये शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा मानव को शिक्षित करना क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 26 नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। तो इसमें से ध्यान रखेंगे सन 1932 में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जिसमें है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसे HBPM कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती की स्थापना कब हुई थी। तो इस कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जिसमें पूछा गया कि राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले राजा कौन थे। तो पृथ्वीराज चौहान आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या शारीरिक शिक्षा में इन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। तो उपरोक्त सभी आप लगाएंगे। उपरोक्त सभी को हम विकसित कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी इसमें ध्यान रखेंगे 7 मई 1961। 7 मई 1961 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे 31 नंबर, जिसमें है कि किसने कहा मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता होगी। पहला ऑप्शन है रोमनी, बटलर, बुचर या फिर हिचसन। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा रोमनी ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया कि उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। तो मनोरंजन करने से मनोरंजन एक प्रकार की ऐसी गतिविधि है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को आनंद और खुशी प्राप्त होती है। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कि गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। तो ये सत्य है कि गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। ट्रू, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए एक गिल्ली और डंडे की आवश्यकता होती है। तो इनमें से गिल्ली डंडा आप टिक करेंगे। गिल्ली डंडा खेलने के लिए एक गिल्ली और डंडे की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या कंकड़ की आवश्यकता होती है। तो इनमें से गट्टे खेलने के लिए 5 कंकड़ या आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 21 अगस्त 1984 में भारतीय संसद में दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है। ये सत्य कथन है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है। तो मनोरंजन का उद्देश्य इनमें से क्या हो जाएगा। पहला है खाली समय का सदुपयोग, बिल्कुल। तनाव से मुक्ति, प्रसन्नता एवं संतुष्टि की प्राप्ति। तो ये सभी मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया कि घर के अंदर या बाहर परिवार के सदस्यों द्वारा अवकाश के समय में आयोजित होने वाली मनोरंजनात्मक जो कार्यक्रम हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये पारिवारिक मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया कि किसने कहा मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है। ये किसने कहा था। रोमनी, बटलर या फिर बुचर या फिर एडवर्ड्स ने। तो आप सबको इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, श्वास जब अंदर लेने की प्रक्रिया पूछी जाए तो आप पूरक पर लगाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला है प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। प्राणायाम का जो अर्थ होता है वो श्वास पर नियंत्रण, श्वास का नियमन और प्राणों का नियमन, ये सभी करना होता है। सो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अष्टांग योग में यम कितने प्रकार हैं। अष्टांग योग में जो यम का प्रकार है वो 5 प्रकार के यम होते हैं अष्टांग योग में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि पतंजलि अष्टांग योग में नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग में जो नियम का प्रकार है वो 5 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भौरे की गुंजन जैसी श्वास की आवाज किस प्राणायाम में होती है। तो भ्रामरी प्राणायाम में जो आवाज होती है श्वास की वो भौरे की गुंजन जैसी होती है। बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो प्राणायाम के जो मुख्य घटक होते हैं उसमें पहला घटक सम्मिलित है पूरक, रेचक और कुंभक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्राणायाम में श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं। जब प्राणायाम में श्वास छोड़ने की बात आए तो उसको रेचक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, श्वास छोड़ने को रेचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें है कि वज्रासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो वज्रासन पाचन में सहायक होता है, सत्य है। गैस की समस्या को दूर करता है, घुटने, टांग, पैर और जांघों के दर्द में काम आता है। सो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर, जिसमें है कि ऋषि मुनियों के अनुसार योगासन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋषि मुनि के आधार पर जो योगासन की संख्या मानी गई है वो 84 मानी गई है, 84 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो अष्टांग योग इनमें से पूछा गया कौन सा नहीं है। तो यम अष्टांग योग है, नियम है, प्रत्याहार है, इसमें से नेति नहीं है। ठीक है, नेति जो है ये अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया था। तो 1946, याद रखिएगा 1946 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया था। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें है कि कौन सा खाद्य पदार्थ वसा का प्रमुख घटक है। खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा वसा का प्रमुख घटक है। तो मक्खन, पनीर और तेल। मक्खन, पनीर और तेल ये जो हैं ये वसा के सबसे प्रमुख घटक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्तमान में बीमारी का प्रमुख कारण क्या है।
पहला ऑप्शन है बचपन के दौरान वातावरण, व्यवहार या जीवन शैली, आनुवंशिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इनमें से करेक्ट उत्तर होना चाहिए आनुवंशिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि। ये बीमारी का प्रमुख कारण भी हो सकता है, और बचपन के दौरान वातावरण भी। अब इसमें इन्वायरमेंटल ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, इसमें से हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में रेशे प्रदान करता है। तो रेशे सबसे ज़्यादा जो प्रदान करते हैं वो फली और सब्जी, दाल, साबुत अनाज, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान करता है हमारे शरीर को ऊर्जा देने में। ऑप्शन नंबर ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से घटक हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो इनमें से विटामिन और खनिज, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक दक्षता का घटक है। तो शारीरिक दक्षता का घटक इसमें लोच और सहनशीलता, शक्ति, ये सभी हैं। उपरोक्त नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, जिसमें शारीरिक प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शारीरिक स्वास्थ्य पर या ए और बी दोनों। तो ये दोनों पर निर्भर करता है शारीरिक प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, जिसमें खेल एक प्रकार का है। खेल एक नियोजित व सुव्यवस्थित गतिविधि है, शैक्षिक प्रक्रिया है। तो इनमें से शैक्षणिक प्रक्रिया आप लगाएंगे। खेल एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें है कि खेल कूद न केवल खाली समय का सदुपयोग है, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तम साधन भी है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य कथन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है अष्टांग योग के अंतिम 3 अंग कौन से हैं। तो अष्टांग योग के अंतिम 3 योग जो इसमें से पूछे गए हैं, उनमें से पहला और लास्ट, तो लास्ट इसमें से प्राणायाम जो हो जाएगा वो अंतिम 3 अंग के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है योग सूत्र के रचयिता। तो महर्षि पतंजलि जो है वो योग सूत्र के रचयिता हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्राणायाम का अंग नहीं है। तो इनमें से बस्ती ये प्राणायाम के अंग नहीं है, बाकी पूरक, रेचक और कुंभक ये सभी प्राणायाम के प्रकार के अंग हैं। नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन ए बस्ती। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है। तो इनमें से अष्टांग योग का जो अंतिम अंग है वो है समाधि जो है वो अष्टांग योग का अंतिम अंग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस ऋषि ने किया था। तो महर्षि पतंजलि ने किया था सर्वप्रथम विवेचना। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। तो इनमें से जो संबंधित आसन है वो है शलभासन संबंधित है टिड्डी मुद्रा से। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जुबा खेल क्या है। जुबा एक प्रकार का व्यायाम और खेल दोनों है, ठीक है। नृत्य और व्यायाम, यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे क्योंकि नृत्य के माध्यम से एक प्रकार का व्यायाम है, तो दोनों आप लगा सकते हैं। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कई बार एक प्रश्न आ चुका है जुब्बा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें एरोबिक क्या है। एरोबिक एक प्रकार का क्या है, व्यायाम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य क्या है। पहला है कि स्वस्थ जीवन शैली, मनोरंजन, रोजगार या इनमें से कोई नहीं। तो फिट इंडिया
आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था स्वस्थ जीवन शैली का होना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है केजरीवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी। तो फिट इंडिया आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो 29 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये जो प्रारंभ किया था वो किसने प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वस्थ जीवन शैली का होना। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया का पूर्ण नाम क्या है? फिट इंडिया का पूर्ण नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें है नेशनल फिटनेस कोर की शुरुआत कब हुई थी? तो नेशनल फिटनेस कोर की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें पूछा गया राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 75 जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 मई और 21 जून। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें है कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे? बनारस, बेंगलोर, भुवनेश्वर या फिर नई दिल्ली। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आयोजित हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जो खेलों को मनोरंजन का प्रमुख आधार मानता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। तो बिल्कुल ये नहीं होगा, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत नहीं है। छतपूर्ण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी में से करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव से मुक्ति के रूप में सार्वभौम है। तो सत्य इसमें से कथन होगा, ये सत्य कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें पूछा गया है कि मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः तरोताजा करना है। तो बिल्कुल ये कथन सत्य कथन है। मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः तरोताजा करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर जिसमें पूछा गया है कि मनोरंजन शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करता है। तो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर जिसमें आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कथन का क्वेश्चन है ये कि किसने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार की जाने वाली एक संक्षिप्त लेकिन पूरी परिभाषा है। तो ये किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कथन दोस्तों प्लेटो का था। ये प्लेटो ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार करने वाली एक संक्षिप्त पूर्ण परिभाषा है। ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 कथन मिलेंगे वो आप ध्यान रखेंगे। अगला कथन याद रखिएगा 22 नंबर जिसमें है कि यह कथन किसका है? आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण भगवान श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस। तो इनमें से स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन था। ऑप्शन सी में से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर प्रश्न ये भी कथन का क्वेश्चन ही है और पूछा गया कि यह किसका कथन है? शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये चार्ल्स ए बुचर का
कथन है कि शारीरिक शिक्षा एक समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय पूछा गया है, तो नई दिल्ली याद रखिएगा। नई दिल्ली भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 85 नंबर प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो 16 मार्च 1984, ध्यान रखेंगे 16 मार्च 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। ऑप्शन ए में से करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन, प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस खेल का व्यापक प्रचलन था। तो प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था वो कुश्ती, मलखम, तलवारबाजी इन सभी का था। ऑप्शन डी में से करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें पूछा गया कि भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। तो भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा का जो गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। ऑप्शन सी में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कथन का क्वेश्चन आ गया और इसमें है कि यह किसका कथन है, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज भारत को भगवत गीता नहीं, सबसे पहले फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। तो इनमें से ध्यान रखेंगे केडी जादव ने स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था। ऑप्शन सी में से करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि किस खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके जो परिवर्तित करके रखा गया है वह रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि व्यायाम करने से श्वास की दर में क्या परिवर्तन होता है। तो व्यायाम करने से श्वास की दर में जो परिवर्तन होता है वो श्वास की दर जो सामान्य रहती है यही परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में से करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें पूछा गया है कि हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था। तो इसका संकलन किया था स्वात्माराम ने। ऑप्शन नंबर ए में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न है और इस वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो संस्कृत भाषा से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन सी में से करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं। तो सूर्य नमस्कार में अभी तक की जो स्थितियां मानी गई वो 12 है, टोटल 12 स्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए कई बार ये प्रश्न आया, देखिए इस बार भी आएगा आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जिसमें पूछा गया है कि पद्मासन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो पद्मासन को हम कमलासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा कमलासन। अगला क्वेश्चन है कि यह एक ध्यानात्मक आसन, इनमें से ध्यानात्मक आसन पद्मासन एक प्रकार का ध्यानात्मक आसन है जो कि जो महात्मा बुद्ध जी थे वो इसी मुद्रा में थे, पद्मासन की मुद्रा में अपना योग करते थे। ऑप्शन ए में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें पूछा गया है कि एक विश्रामात्मक आसन इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा मकरासन, जो है एक प्रकार का विश्रामात्मक आसन है। क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें पूछा गया है कि एक सुधारात्मक आसन है। तो ये सभी एक प्रकार के सुधारात्मक आसन है। बी ऑप्शन नंबर डी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें है कि सामान्यतः महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा हुआ दर्शाया जाता है। तो पद्मासन, ध्यान रखेंगे पद्मासन में महात्मा बुद्ध को बैठा हुआ दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर जो इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है
कि प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं। तो प्राणायाम में श्वास रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में 100 क्वेश्चन थे। मेरठ विश्वविद्यालय का ये प्रश्न पत्र था जिसको हमने सॉल्व करा दिया है और खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अदर विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जिनका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। बाकी मॉडल पेपर भी मैंने कराया है, तो मॉडल पेपर को भी देख के तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।